बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें गर्दिश कर रही हैं मुख्तलिफ के, कैसे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि किस तरीके से पीटीआई वाले जो हैं वो लाशों पे सियासत करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और कैसे जो है एक बयानिया तरतीब दिया जा रहा है कि किस तरह से उनके एहतजाज में जो है उनका दावा है मुबैना तौर पर कि लाशें गिरी हैं। मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं, मुख्तलिफ रहनुमा मुख्तलिफ फिगर्स दे रहे हैं। एक तो हम उस पर बात करेंगे, दूसरा वफाकी काबीना का एक इजलास एक निकाती झंडे पर अब से कुछ देर कबल हुआ है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। जो आज हमारे साथ मेहमानों की टीम है उसमें सीनियर तजियाकार ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद यासिर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सीनियर सहाफ़ी इरफान सदोज़ई हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी उबैद इब्रार ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम अपने ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद यासिर शहजाद साहब से पूछना चाहेंगे, यासिर साहब, ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, हर रहनुमा अपनी फिगर बता रहा है, कोई 278 बता रहा है, गंडापुर सैकड़ों बता रहा है, और इसके अलावा शौकत यूसुफजई कह रहे हैं कि हमने तो जाना ही नहीं था, संजानी का हमें कहा गया था, तो जो लेके गया आगे तो उनसे पूछा जाए वो क्यों लेके गए। ये क्या सब चल रहा है सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा किया है? ये सिर्फ प्रोपेगेंडा चल रहा है। पीटीआई की शुरू से ये रवश रही है कि ये हमेशा सोशल मीडिया की आड़ में जितना झूठ फैला सकते हैं वो फैलाते हैं। आप देखें कि कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मीडिया के सामने आके खुल के कहा कि अगर कोई लाश गिरी है तो वो लेके आओ, उसका सबूत लेके आओ। अभी तक पीटीआई कोई भी सबूत या कोई लाश लाने में नाकाम रही है। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि 20 लाशें गिरी हैं, 8 का डाटा हम इकट्ठा कर चुके हैं एक वीडियो बयान में। देखें, कई दिनों से यही बात चल रही है कि हम डेटा इकट्ठा कर चुके हैं, वो लाशें यहाँ गिरी हैं, या इन्होंने कहीं और जाके उनके साथ क्या जुल्म किया है। बात वहीं से शुरू करते हैं कि ये जब धरना शुरू हुआ, आप देखें कि क़यादत थी ही नहीं। आपकी क़यादत जो थी वो बहुत पीछे खड़ी हुई थी, फिर क़यादत दौड़ गई, फिर क़यादत गुम हो गई। कल मानसेरे में आपने देखा कि वज़ीर आला केपी के अली मीन गंडा वहाँ पे ड्रामे करते रहे, क्या क्या तकरीरें करते रहे कि धरना जारी रहेगा। आप कहीं पे देखें कि 2 घंटे का भी धरना नहीं चला सके। ऐसे लग रहा था कि जैसे जो आपने देखा कि गवर्नमेंट कह रही थी कि ये लाशें लेने आए हुए हैं, ऐसे लग रहा था कि ऐसा ही वो चाह रहे थे जो उनको नहीं मिली। अब वो चीज़ तो उनको मिली नहीं, अब वो प्रोपेगेंडा चला के इस चीज़ को हवा देना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया भी आप देख लें, वहाँ पे भी इतना सख्त मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया गया कि ठीक है जो यहाँ से चीज़ें जा रही हैं वो चला रहे हैं, लेकिन इतना सख्त नहीं किया गया। जैसे आप देखें कि लतीफ़ कोसा ने कह दिया जी 278 लोग जो हैं वो मर गए हैं। 1 करोड़ रुपया जनाब KPK के वज़ीर आला ने इनाम का ऐलान भी कर दिया कि जो लोग मरे हैं उनके लवाकीन को 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अब देखिए, अगर ये सैकड़ों लोग हैं तो ये तो KPK का जितना बजट है ये उनको चला जाएगा। अरबों रुपया बनता है जी, अरबों रुपया गंडापुर की तरतीब के हिसाब से। जी ऐसे ही है, अरबों रुपया जो KPK का जितना बजट है वो ये बता रहा है कि वो सारा जो है लवाकीन को दे दिया जाएगा। असल में अब ये जो इन्होंने किया है अवाम के सामने ये सुरखरू होने के लिए, मुख्तलिफ किस्म के जो इनके एहलकार हैं, जो इनके साथ हैं, जो इनका सोशल मीडिया हैंडल्स करते हैं, वो एक अलहदा सा उन्होंने ना करतब लगाया हुआ है। आप देखें कि वो अभी भी ये चाह रहे हैं कि बस अल्लाह अल्लाह करके दोबारा कारोबार शुरू हुए हैं, अल्लाह अल्लाह करके इस्लामाबाद की सड़कें खुली हैं। वो फिर ऐसा कोई बदअमनी फैलाना चाह रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा कि सोशल तरीके इंसाफ को ना पानी पीटीआई ना एक आदत डाल गया हुआ है। एहतजाज किसी चीज़ पे भी वो बाहर निकल आते हैं। अब वो जो उनके वर्कर्स हैं उनको भी मज़ा आना शुरू हो गया, हर चीज़ में वो कहते हैं बाहर निकल जाओ। अभी तक मैंने आपको कल भी बताया था कि कल देखें, कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बहुत स्टैंड लिया, हत्ता कि वो गवर्नमेंट चला ही नहीं रहे। वो एक दिन बाद जब सब कुछ ख़त्म हो गया तो जनाब उन्होंने एक कबीना मीटिंग बुला के और गुस्से का इजहार करके वो चले गए। कभी बाज़गश्त कर रहे हैं जी हम लोग गवर्नर राज लगा देंगे। वो कैसे लगा देंगे गवर्नर राज? इसका जो एक ही हल है
جب میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک سیاستدان آپس میں بیٹھیں گے نہیں, ایک جگہ اکٹھے نہیں ہوں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب ہمیں بار بار وہی بات دوبارہ دہرانی پڑ رہی ہے کہ یہ سارے بیساکھیوں کا سہارا لے رہے ہیں. کل آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان بھی جتنا کریڈٹ ہے ڈی چوک کو خالی کرانے کا یا مظاہرین کو واپس بھیجنے کا, وہ چیف آف آرمی اسٹاف پہ ڈال رہے تھے. تو بھائی اگر سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے تو آپ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو, کون سی گورنمنٹ چلا رہے ہو؟ اب اصل میں ایک تماشا بن گیا ہوا ہے. اچھا اب کاشف آپ یہ بھی دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں ایسی ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں جو 8 سال پرانی ہیں. فلسطین کی لاشیں, جی فلسطین کے شہداء کی لاشیں. ایک فلسطین کے اوپر ایک ویڈیو بنی تھی جس میں آپ نے دیکھا تھا لال رنگ بکھرا ہوا تھا. اس ویڈیو کو لے کے انہوں نے ڈی چوک دکھایا ہے اور ایسا دکھایا ہے کہ پاکستان میں کوئی بہت بڑا المیہ ہو گیا ہوا. یہ تو میں ماننا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کی ٹیم جو ہے ان کی پی ٹی آئی کی بہت ایکٹیو ہے. عرفان صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ اس سارے جو احتجاج ہے آپ نے کور کیا, آپ نے دیکھا, آپ آئی وٹنس ہیں, کیا ہوا اس دن رات کو جب کنٹینر کو آگ لگی؟ دیکھیے بنیادی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے کچھ اسٹریٹجک مسٹیکس ہوئی ہیں, اور دوسرا حکومت کو بالکل ہی ہم کلین چٹ نہیں دے سکتے کہ انہوں نے بہت اچھا کیا, انہوں نے ریاست کو بچایا, یا انہوں نے جو اقدامات کیے اس کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج اوپر چلی گئی. اگر آپ اسٹاک ایکسچینج کو بھی دیکھ لیں تو چند اسکرپٹس ہیں جو موو کر رہے ہیں, ادروائز باقی کمپنیز ڈیڈ ہیں. اور ایسا کیا ہوا ہے کہ 100 انڈیکس جو ہے وہ کراس کر گئی ہے. یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جب بھی کوئی پارٹیز اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ان کے خلاف وہی بیانیہ ہوتا ہے, چاہے پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو. اپوزیشن کے خلاف ہمیشہ ان کے یہی نپے تلے جملے ہوتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں, ان کے پاس ویپن ہے, یہ اسلحے سے لیس تھے, یہ ریاست کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. اور ریاست کا بیانیہ ہمیشہ سے ان کے خلاف یہی رہا ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی اس سٹیج کے اوپر کیوں آئی ہے, اس کا ایک پس منظر ہے. پی ٹی آئی پنجاب سے یہ بھی تانے دیے جا رہے ہیں کہ پنجاب سے لوگ نہیں نکلے. پنجاب میں آپ نے کیا ظلم و بربریت رکھی ہے کہ وہاں پہ پولیس گھروں کے اوپر چھاپے مار رہی ہے, لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, تشدد کیا جا رہا ہے, ان کا جو بزنس ہے وہ ڈیمیج کیا جا رہا ہے, ان کی فیملیز کو اس طرح ٹوسٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ جو ایم این اے یا ایم پی ہیں وہ کمپرومائز کرے. تو ایسی صورت میں پنجاب تو مکمل طور پہ بلاک ہو گیا. اب رہ گیا خیبر پختونخوا جو گڑھ ہے پاکستان تحریک انصاف کا. وہاں سے جو لوگ آئے ہیں ان کے خلاف ایک اسپیسیفک کیمپین شروع کی گئی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اینٹی اسٹیٹ ہیں. وہاں پہ پہلے ہی وہ لوگ رائٹ سے محروم ہیں. 8 جو ان کی ایجنسیز تھی ان کو جب کے پی میں ضم کیا گیا آصف علی زرداری کے دور میں, اور پھر کچھ پرومسز کیے گئے تھے کہ ان کے لیے ایک ایکسٹرا بجٹ ہوگا, وہ بجٹ ان کو نہیں ملا, وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. پھر جب وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے, وہاں پہ ایک بیانیہ بنا, تو اس کے خلاف بھی ریاست کی جانب سے یہی بیانیہ تھا کہ یہ لوگ دیکھیں اینٹی اسٹیٹ ہیں. پہلے تو وہ لوگ گڈ طالبان تھے, اس کے بعد بیڈ طالبان بنے, پھر خوارج اور اس سٹیج کے اوپر آ گئی. تو جب یہ ساری آپ کی محرومیاں ملتی ہیں, چاہے سیاسی لوگ ہوں یا سوشل لوگ ہوں, ان کو جب اپنے رائٹ سے آپ محروم کریں گے تو وہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو محب وطن لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بارڈر کے اوپر آدمی کو نہیں آنے دیا, پولیس کو نہیں آنے دیا, اور ہمیں ڈیفینڈ کرتے رہے سال ہر سال تک, دہائیوں تک. اور جب وہ لوگ اپنے رائٹس کے لیے آگے آئے ہیں تو آپ لوگوں نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. ان میں وہ لوگ بھی تو تھے جو اے ٹی ایمز کو لوٹ رہے تھے, جو نجی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے. چلے سرکار سے تو آپ کا پھڈا بن گیا, ہمیں سمجھ آ گئی. دیکھیں ایک ہوتا ہے مین ایونٹ, اگر رائٹس کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو آپ ان میں سے ایک بالکل چھوٹی چیز کو سامنے نہیں لا سکتے کہ ایک اے ٹی ایم مشین ٹوٹی ہے, اس کی وجہ سے یہ سارا جو مجمع اکٹھا ہوا ہے, جو یہ بات کر رہے ہیں اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. یہ سائیڈ لائن کی بات ہے, کہیں پہ کوئی سگنل ٹوٹ گیا, کوئی گاڑی ڈیمیج ہوئی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا سویلائزڈ نہیں تھے, یہ آرگنائز نہیں تھے, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. قیادت کا فقدان تھا. قیادت کا فقدان بالکل ڈیفینیٹلی تھا. آپ کا جو مین آدمی ہے, جو پارٹی کا چیئرمین ہے, وہ آپ نے اندر کیا ہوا ہے, باقی لوگ جو ہیں وہ ڈسپرس ہیں. تو جو کے پی میں لوگ ہیں ان کے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں آپس میں. چیئرمین تو اب آپ کے بیرسٹر گور ہے نا, وہ کہیں نظر نہیں آئے, بیرسٹر گور, شیخ وقاص کہیں نظر نہیں آئے پورے. دیکھیے بیرسٹر گور ڈیفیکٹو چیئرمین بھی نہیں ہے, چیئرمین وہی ہیں جو عمران خان ہیں, جو جیل کے اندر ہیں, انہی کے احکامات کے اوپر چیزیں چلتی ہیں. اور جب آپ نے ان سے ملنے کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں تو پھر میسج کیسے ہوگا؟ کمیونیکیشن نہیں ہوگی تو پھر کنفیوژن ہوگی, جب کنفیوژن ہوگی تو پھر پارٹی کے اندر دراڑ آئے گی. اور پھر ایسی سٹیج کے اوپر جب بشرا بی بی وہاں پہ لیڈ کرنے کے لیے گئیں, ظاہر ہے اتنا ٹائم دیا ان کو کہ آپ آئیں, 1.5 سال ہو گیا کہ ان کے اوپر اس طرح کے کیسز تھے جو جسٹیفائی نہیں ہو رہے تھے, اور آپ نے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز کیے ہوئے عمران خان کے اوپر. توشہ خانہ کا کوئی ایسا کیس تو نہیں ہے جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ کوئی ملک بیچ دیا یا
या कुछ हो गया। माजी में इस तरह के बहुत सारे केसेस रहे, वो लोग रिलीज़ भी हुए हैं, उसके बाद फिर उनको बेगुनाह करार दे के वो दोबारा इलेक्शन जीते, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर्स भी बने। तो अब वही एपिसोड रिपीट हो रही है, लेकिन लोग आई डोंट नो इस चीज़ को क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। हमारी मेमोरी शायद थोड़ी शॉर्ट है इस वजह से, लेकिन क़यादत का जो फुकदान था उसकी बुनियादी वजह यही थी कि अपोजिशन में इनको दबाया जा रहा है, और ऐसी सूरत हाल में जिसके नर्व स्ट्रांग है, जिसकी थोड़ी बैकिंग है, वो थोड़ा उभर के आया। आपको लगता है मुशर्रफ दौर से ज़्यादा सख्त हालात है? बिल्कुल सख्त हालात हैं। अगर आप ये देखिए कि मुशर्रफ के दौर में इतनी सख्ती नहीं थी जितनी अब है। पंजाब के अंदर पॉलिटिशियंस को पहले तो ये था कि एक पैरेलल पार्टी बना दी गई थी, काफ लीग और नून लीग को तोड़ के काफ लीग में शामिल कर दिया गया था। अब तो जमात का ही सफाया कर दिया गया। आप देखिए सिंध असम्बली में करारदाद मूव हुई है कि पार्टी को बैन किया जाए। इससे पहले गवर्नमेंट जो है वो जो काबीना का इजलास हुआ उसमें एजेंडे को अनऑफिशियली लेके आए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करें जुलाई में। एग्जैक्टली। और फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, और फिर इसके ऊपर काफ़ी बहस हुई कि कैसे आप एक सियासी जमात को ख़त्म कर सकते हैं। आया ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास है या इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास है। तो जब अगर यूँ आप कह लें कि पार्टी आपने खड़ी की है, आप पार्टी को खड़ी करके इतना पॉपुलर कर दिया है कि मुल्क में उसका एक बयानिया फैल चुका है, जो आने वाली जनरेशन जो है तीसरी चौथी जनरेशन इसी पार्टी पे इरफान साहब बयानिया तो इनका चले हम देखते हैं। हमारे साथ जो हमारे तीसरे काबिल एहतराम गेस्ट हैं उबैद साहब, बड़ी अच्छी ग्रिप आपकी अदालतों के हवाले से भी। आप GHQ हमला केस जो है 9 मई के वाक़यात है, GHQ हमला केस पे फर्द जुर्म आज चौथी बार जो है वो पोस्टपोन की गई है। तो क्या लगता है आपको, जब तक ये 9 मई वाले और GHQ हमला वालों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे तो ऐसे इंसिडेंट्स जो हुआ है अभी ये होते रहेंगे? सर मेरा नहीं ख्याल कि अदालतें हमारी बहुत अच्छी हैं, उनकी बिल्डिंगें बहुत अच्छी हैं। अब तो हाई कोर्ट की भी नई बिल्डिंग बन गई है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। साहिल के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मगर साहिल के लिए इंसाफ नहीं है। आप मुझे बता दें, हिस्ट्री के सारे केसेस देख लें कि कौन सी अदालतों ने कोई ऐसे फैसले दिए, तारीखी फैसले, कि जिसके बाद कोई तब्दीली आई हो। अभी जो इतना सारा जो एपिसोड हुआ इस्लामाबाद के अंदर, डी चौक के अंदर, अभी तक किसी जज की तरफ से कोई आया है, कोई रिमार्क्स, कोई सो मोटो एक्शन, कोई किसी ने कोई नोटिस लिया हो इस चीज़ का? ताजरों ने आज अपनी तौहीन अदालत की ताजरों ने कर लिया, मगर क्या अदालतें क्या सोई हुई थी? उनको नहीं पता लग रहा था कितनी दूर है डी चौक से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, कितना दूर, कितने फासले पे मौजूद है। किसी को दिखाई नहीं दिया कि इस्लामाबाद के अंदर क्या हुआ। इसमें मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि उस दिन के एपिसोड में ना कुछ तो जीत हुकूमत की हुई और ना हार PTI की हुई, मगर उसमें जो मरे लोग, जो तादाद है, चंद लोगों की तादाद, 278 की तादाद नहीं है। ये तो फेक न्यूज़ एक चल रही है जो हमारे बहुत बड़ा अलमिया एक बन चुका है। 8 से 10 लोगों की मौत हुई है। कुछ लोग जख्मों की ताब ना लेते हुए मरे, कुछ लोग रबर बुलेट्स की वजह से मर गए, कुछ लोग टीयर गैस की वजह से मर गए। ठीक है, अगर जो बाकी जो PTI के जो लोग कहते हैं कि 278 की तादाद है, तो अगर PTI का जो मॉब था, PTI के जो लोग थे, इतनी सारी रुकावटें अबूर करके इस्लामाबाद पहुँच सकते हैं, तो वो क्या अपनी जो 278 लाशें हैं वो जमा नहीं कर सकते? उनको जमा करके किसी जगह बैठ नहीं सकते? हमारे फैमिली के अंदर आप देखें, एवरेज घर के अंदर 5 लोग होते हैं। 278 लोग का मतलब आप 5 से मल्टीप्लाई करें, उसके घर के 5 अफराद होंगे, वो सारे लोग कहाँ हैं? उनमें से किसी एक ने भी कहा कि ये मेरे भाई की लाश यहाँ पे पड़ी हुई है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आपकी हर चीज़ पे वीडियोज़ आ रही हैं, फेक वीडियोज़ बन रही हैं, तो लाशें कहाँ हैं? 278 लाशें इकट्ठी करके जमा करके बता दें, उनके नाम ही बता दें। तो जब इतने सारे लोग आप उठा के ले आए यहाँ पर, जो जैसे इरफान साहब ने कहा कि उस फुकदान ये रहा कि लीडरशिप थी नहीं, तो लीडरशिप जब गायब हो जाएगी तो फिर ऐसा ही होगा। कहते हैं आखिरी टाइम में उनके MPs और जो साथ आए थे, वो जो काउंसलर्स थे, वो खुद कह रहे थे कि आप अब हुआ ये कि चले जाए। जितने MPs जो थे, यूसुफ जही साहब भी कहते हैं हमारे कारकुन एहतजाज करने आए थे, गोली खाने नहीं आए। PTI के जितने जो लीडरान मौजूद थे वो चाइना चौक से आगे नहीं आए, और जो मॉब था, जितना भी जो कारकुनान थे, वो डी चौक तक पहुँच चुके थे। उनका कहना ये था कि हमें जो ऑर्डर्स हैं वो चाइना चौक तक के ही हैं, अगर हम यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे जब पार्टी फैसला करेगी, और वो वहीं से वापस मुड़ गए। और जब उनसे पूछा ये गया कि ये लोग कौन हैं जो वहाँ जा चुके हैं, तो उन्होंने उनसे लाताल्लुकी का इजहार किया। बहुत सारे MNA MPs ने कहा कि हमें नहीं पता ये लोग कौन हैं जो हमसे पहले वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो जब आप बेसर सामानी के आलम में इनको छोड़ के चले जाएंगे, और आज आप सोशल मीडिया के ऊपर उसको रिलेट कर रहे हैं करबला के साथ, कि करबला में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ, तो करबला में कोई लीडर छोड़ के गया भी नहीं अपने सिपाहियों को इस तरह से मैदान जंग के अंदर। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा जो है वो किस हद तक झूठा है, इस पर मजीद हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस छोटी सी ब्रेक के बाद।